हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हर दिन की भांति आज का हम लोग का एक टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति। तो पार्ट 1 में हम लोग 1857 की क्रांति से कुछ प्रश्नों को कवर किया था और इसमें हम लोग जो 1857 की क्रांति का कारण जो था उन कारणों को हम लोग देखे थे। तो सबसे पहला कारण में हम लोग देखे थे राजनीतिक कारण में कि डलहौजी का हड़प नीति, विलेजली का सहायक संधि और कुशासन के क्षेत्र में अवध को मिलाया जाना, कुशासन का आरोप लगा करके अवध को जो है ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया जाना, ये सब राजनीतिक कारणों को हम लोग देखे थे। सामाजिक एवं धार्मिक कारण में बोला जाए तो सामाजिक कारण में सती प्रथा का जो प्रतिबंध लगाया गया था 1829 ईस्वी में, और विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और साथ ही साथ कैनिंग के द्वारा जो है बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। और जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1829 ईस्वी में वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो ये सब जो सामाजिक कारण था यह भारतीय लोगों को जो है संकुचित करता था और इसमें परिवर्तन भारतीय लोग नहीं चाहते थे। उनको ये समझना था कि हमारा भारत के सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तो यह भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का एक प्रकार का विद्रोह का जो है संकेत मिल रहा था। और धार्मिक कारण में देखा जाए तो हम लोग पढ़े थे 1813 ईस्वी में कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की जो अनुमति मिला था अंग्रेजों के द्वारा, वह भारत के लिए बहुत ही हानिकारक था। और इसमें ईसाई मिशनरी मतलब इस्लाम धर्म के प्रचारक, और अंततः यह बता दिया गया था कि हम भारत को, पूरे संपूर्ण भारत को एक इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, जो कि यह बात भारतीय लोगों को अच्छा नहीं लगा और ये बात हमेशा कहीं ना कहीं उनके मन को हमेशा संकुचित करता रहता था। तो ये धार्मिक कारण भी 1857 की क्रांति का एक कारण बनेगा आगे चल करके। तो इस तरह से बहुत सारे कारणों को हम लोग पढ़ेंगे। तो 2 कारण हम पढ़ चुके थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। आज का हम लोग का जो कुछ कारण पढ़ना है आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण। जो विद्यार्थी 1857 की क्रांति का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 एक बार जरूर देख लें, ताकि यह जो है हमारा दूसरा वीडियो है पार्ट 2, उसमें जो प्रश्न बनेंगे वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम लोग आज का जो कुछ कारण है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखा जाए यदि आर्थिक कारण में तो यहाँ से देखेंगे कि क्या हुआ आर्थिक कारण में। तीसरा कारण था आर्थिक कारण, और आर्थिक में क्या कर दिया गया। यहाँ से डायरेक्ट पूछा कि 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण क्या था, तो डायरेक्ट बोलना है कर में वृद्धि। कर में वृद्धि, कर अर्थात टैक्स। कर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टैक्स कहा जाता है। तो टैक्स में क्या कर दिया? वृद्धि कर दिया। जो टैक्स लगता था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा करके अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लिया जाने लगा। और साथ ही साथ क्या हुआ, जब अकाल की स्थिति आया भारत में, अकाल की स्थिति जब आया तो उसमें भी क्या हुआ, अकाल की स्थिति के दौरान जो कर में जो है रियायत देना चाहिए था, कर में रियायत नहीं मिला। यहाँ से ये जो प्रश्न क्या बोला इसको समझना है। करों में रियायत नहीं मिलना यह कौन सा कारण है? करों में रियायत नहीं मिलना का मतलब ये हो गया आर्थिक कारण। मतलब अकाल जब हुआ तो अकाल के स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों को ये होना चाहिए कि इनसे कर न लेकर के कुछ छूट दिया जाए, ताकि ये भी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से चला सकें। लेकिन ऐसा ना हो करके और जो कर लिया जाता था उससे भी बढ़ा दिया गया, और अकाल की स्थिति में भी टैक्स वसूला गया। ये उसका स्थिति क्या है वो देखा नहीं गया। तो यहाँ से एक तरह के आर्थिक कारणों में से बोला जाए तो कर में वृद्धि किया गया, और जब अकाल का स्थिति था उस समय भी रियायत नहीं मिला। रियायत के मतलब एक तरह से क्या होता है? छूट होता है। तो उस समय छूट जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं। तो आर्थिक कारण में हम लोग इतना पढ़ेंगे। और अगर देखा जाए राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण हम लोग पढ़ें, और साथ ही साथ अब देखेंगे सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में क्या हुआ, चौथा नंबर प्रश्न जो है, चौथा नंबर का जो कारण है वो है चौथा सैनिक कारण। सभी कारणों को अच्छे ढंग से देखेंगे। सैनिक कारण में क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो सैनिक कारण में हमारे भारतीय सैनिक 5 अनुपात में अगर देखा जाए, अनुपात में तो 5 भारतीय सैनिक हुआ करते थे। 5 भारतीय सैनिक पे कितना अंग्रेजी सैनिक हुआ करते थे? 1 अंग्रेज रहा करता था, 1 अंग्रेज सैनिक। अगर सैनिकों का अनुपात देखा जाए, सैनिकों का अनुपात देखा जाए तो ये 5 भारतीय सैनिक और 1 जो है अंग्रेजी सैनिक। 5:1 के अनुपात में जो है हमेशा ब्रिटिश क्षेत्र में जो सैनिक रहा करते थे। और साथ ही साथ इन सैनिकों के साथ बहुत तरह के मतभेद किए जाते थे, भेदभाव किए जाते थे, जैसे में वेतन में भेदभाव, बोनस में भेदभाव, छुट्टी में भेदभाव। तो ये सब कारण थे। सैनिक कारणों में से एक कारण था भारतीय सैनिक 5 रहा करते थे, अंग्रेजी सैनिक 1 रहा करते थे। तो अब बहुत सारे जो सैनिक का दृष्टिकोण से देखा जाए तो भेदभाव करना, छूट नहीं मिलना, वेतन नहीं मिलना, घर नहीं जाने देना, पत्राचार पर प्रतिबंध लगाया था। और सैनिक कारण में एक और क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम लाया गया 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में एक अधिनियम आया था, अधिनियम जिसको कहते हैं हम लोग डाक अधिनियम। डाक अधिनियम
पूछा जाएगा कि डाक अधिनियम कब लाया गया, तो 1854 में अंग्रेजों के द्वारा डाक एक अधिनियम लाया गया और इस डाक अधिनियम के द्वारा पत्राचार पर प्रतिबंध लगाया। पत्राचार पे क्या लगाया गया? पत्राचार पे प्रतिबंध लगाया गया। ये पत्राचार पे प्रतिबंध क्यों अंग्रेजी हमारे भारतीय सैनिकों को खला? क्योंकि पत्राचार पे जब प्रतिबंध लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो इसमें क्या होता था, इस अधिनियम को आने से पहले सैनिक जो है पत्राचार हमेशा पत्र जो है अपना घर भेजा करते थे और उनका घर जो है सैनिकों के पास आया करता था। तो इस माध्यम से क्या होता था, एक घर का जो है स्थिति और अपना स्थिति के बारे में जानकारी मिलते रहता था हमेशा। लेकिन अंग्रेज लोग क्या किया, 1854 ईस्वी में एक अधिनियम ला करके जो पत्र जाते रहते थे आते रहते थे उन पर क्या लगा दिया, रोक लगा दिया गया। तो ये सैनिकों को कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सामना करना पड़ा इससे। तो सैनिक लोग इस बात से भी क्या थे, असंतुष्ट थे। मतलब वो चाहते थे कि ये गलत बात किया जो पत्राचार पे प्रतिबंध लगा दिया और डाक अधिनियम लाया गया कितना ईस्वी में, 1854 में। तो कहीं ना कहीं सैनिक कारणों में ये कारण 5:1 का अनुपात जो था और पत्राचार पे प्रतिबंध लगाया गया, ये बहुत बड़ा कारण बना। और एक पढ़े हैं पहले भी, जो अवध, हम पहले भी ये बता चुके हैं, अवध जो क्षेत्र था लगभग 60% सैनिक यहीं के थे, यहीं का था। हमारा भारतीय सैनिक सबसे अधिक मात्रा में अवध का था और अवध को मिला लिया गया था किस क्षेत्र में, ब्रिटिश क्षेत्र में। ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया था। तो आप जानते हैं ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया था। तो ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाने के कारण क्या हुआ कि यहाँ का सैनिक भी जो है ब्रिटिश के अंतर्गत हो गए। तो ये बात हमारे भारतीय सैनिकों को खराब लगता था, इधर वाले को। वो कहते थे कि हमारा परिवारजन जो है, हमारे जो सैनिक भाई हैं जो अवध में थे वो चले गए ब्रिटिश क्षेत्र में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सैनिकों को एक तरह से गलत लगता था और वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति लाना चाहते थे। तो क्रांति लाना चाहते थे तो राजनीतिक कारण से अभी तक के जो क्रांति लाना ही चाहते थे। तो इस तरह के बहुत सारे कारण बन रहे हैं। अभी हम लोग आगे चल के स्टार्ट होगा 1857 की क्रांति, तो उसमें देखेंगे। तो हम लोग सैनिक कारण में पढ़े 1854 ईस्वी में एक डाक अधिनियम लाया गया था। इस पर पत्राचार पे क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। और ये डाक अधिनियम लाने वाला कौन था, एक डाक व्यवस्था का सबसे पहले प्रारंभ करने वाला डलहौजी था। तो बाद में हम लोग देखेंगे 1854 में एक प्रतिबंध लगाया गया। सैनिकों का अनुपात 5:1 के अनुपात में था। अब बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे, बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे। भेदभाव किए जाने के साथ साथ क्या हुआ, इतना बात हम लोग क्लियर किए थे। अब यहाँ देखेंगे कि तो इतना सारा हम लोग सैनिक और सैनिक कारण में कुछ कारणों को हम लोग देखें। और हो गया आर्थिक कारण, सैनिक कारण, और एक अंतिम आता है तात्कालिक कारण। तो 5वें नंबर का जो है तात्कालिक कारण क्या था उसको हम लोग देखेंगे। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण जो है 1857 की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यदि बोला जाए कि राजनीतिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सैनिक कारण और आर्थिक कारण और एक है तात्कालिक कारण, इन सभी कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हुआ 1857 की क्रांति का, तो अंततः जाते जाते एक कारण जो है लोगों के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया गया और वो कारण था तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण का जो कुछ प्रश्न बना तो देखते हैं। सेना में यहाँ बोला गया कि सेना में एक बंदूक को लाया गया था। पहले से एक बंदूक था, पहले से सेना में एक बंदूक था पहले से सेना में एक बंदूक था जिसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस बंदूक था। इसको दिसंबर 1856 ईस्वी में हटाया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि सेना में एक पहले से बंदूक था, उसका क्या नाम था, ब्राउन बेस बंदूक नाम था। उसको दिसंबर 1856 ईस्वी में क्या कर दिया गया, हटाया गया और इसके स्थान पे एक बंदूक लाया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। ये भी लाया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में ही। तो यहाँ से डेट याद रखना हमेशा कि एक ब्राउन बेस जो बंदूक था उसके स्थान पे कौन सा गन लाया गया था, तो एनफील्ड राइफल लाया गया था। कितना ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। और इस एनफील्ड राइफल का क्या है, इसका जो है क्या खूबी है, क्या इसमें कारण थे जिसके वजह से बंदूक का प्रश्न यहाँ पे आया। तो सबसे पहले एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का प्रयोग होता था, कारतूस का प्रयोग होता था वो क्या था, उसमें गाय, या ध्यान से इस प्रश्न को देखना है क्योंकि तत्कालिक कारणों में अगर देखा जाए तो जो व्यक्तियों के द्वारा नहीं रहा गया वो कारण यही था। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस, जो गोली लगा करते थे वह गाय और सुअर के चर्बी का बना होता था।
ठीक है इतना। तो यहाँ से प्रश्न रखेंगे कि ब्राउन बेस बंदूक की जगह एक एनफील्ड राइफल लाया गया और इस राइफल में जो कारतूस लगते थे वह जो है गाय और सूअर के चर्बी का बना होता था। तो गाय और सूअर के चर्बी, तो यहाँ से प्रश्न आता है कि सेना में तो हमारा बहुत सारे धर्मों के लोग जो है शामिल थे भारतीय सेना में, जो ब्रिटिश के अंतर्गत कार्य करते थे। तो ब्रिटिश के द्वारा ये जो बंदूक लाया गया इसमें गाय और सूअर का चर्बी ये जो बना होता था, ये जो कारतूस गाय और सूअर के चर्बी का बना होता था। तो यह जो है बात जो है पूरा जो है सेना में फैल गया, पूरा सेना में फैल गया। तो जनवरी 1857 में क्या हुआ कि यह जो है पूरा बात जो है सेना में क्या हुआ, फैल गया कि जो एनफील्ड राइफल आया है उस एनफील्ड राइफल में एक जो कारतूस लगता है वह गाय और सूअर के चर्बी का बना हुआ है। और गाय और सूअर के चर्बी का बना हुआ इसका मतलब क्या कारण था, यह गोली जो लगाया जाता था बंदूक में उसको मुंह से इस तरह से हटाना पड़ता था और हटा करके फिर बंदूक में लगाना पड़ता था, तब छोड़ना पड़ता था। तो क्या हुआ कि गाय का जो चर्बी है और सूअर का चर्बी कुछ धर्मों के लिए लेकर के यह जो है धार्मिक रूप से गलत था, जो अपमान था धर्म का एक प्रकार से बहुत ही बड़ा अपमान था। तो अंग्रेजी सेना में जो धार्मिक लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे और भी जो थे, उनको ये बात अच्छा नहीं लगा। तो अब बात जाकर के धीरे धीरे यह बात फैलने लगा पूरा सेना में कि इस तरह की बात हो रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि जनवरी 1857 ईस्वी में यह बात पूरे सैनिकों में क्या होने लगा, फैलने लगा। और जाकर के अंततः जो है प्रारंभ में यह बात जनवरी 1857 में यह बात फैला दमदम में। दमदम है पश्चिम बंगाल में है, दमदम पश्चिम बंगाल में है। तो सेना में ही सबसे पहले बात फैलने लगा, क्योंकि सेना के माध्यम से ये अगर पहला रेजिमेंट है दूसरा रेजिमेंट को, दूसरा है तो 8वां रेजिमेंट को, इस तरह से बात फैलने लगा। अब जनवरी 1857 में कहाँ फैला यह बात कि चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाता है, तो दमदम पश्चिम बंगाल में फैला। और पश्चिम बंगाल के बाद फिर जो है फरवरी में 1857 में यह बात फैल गया बहरामपुर में फैला। याद रखना हमेशा कि बहरामपुर में 1857 की क्रांति का यह बात कब फैली कि जो एनफील्ड राइफल लाए गए हैं उसमें चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाता है। तो वो हम लोग याद करेंगे, बहरामपुर में फैला फरवरी 1857 में। और जा करके जब अंत में एक जगह पर फैलता है, जैसे में 29 मार्च, ये बात हमेशा याद रखिएगा, 29 मार्च सही है, 29 मार्च को फैल जाता है कहाँ, बैरकपुर में यह बात फैलता है। तो यहाँ से ही प्रश्न हमेशा याद रखिएगा और आता है, बैरकपुर में यह बात कब फैली, चर्बी वाला कारतूस का जो घटना है, तो 29 मार्च को बैरकपुर में फैला। और यह 29 मार्च 1857, जो ही बोलिए, 29 मार्च 1857 को कहाँ फैला, बैरकपुर में यह बात फैल गई कि चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाता है। तो यहीं का एक 34वीं रेजिमेंट का सिपाही थे, ये बात प्रश्न हमेशा याद रखना। 34वीं रेजिमेंट, सेना में बहुत सारे रेजिमेंट होते हैं, 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे को यह बात मतलब समझ में आया कि चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाता है। तो ये बिना सोचे समझे सोचा इसे कवर किया कि 34वीं रेजिमेंट का जो सिपाही था मंगल पांडे, तो यहाँ पे मंगल पांडे को यह बात पता चला कि जो चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है वह सेना में बहुत ही बड़ा कारण है। तो यह मंगल पांडे क्या किए कि सर ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग जो अंग्रेज थे उनको गोली मारकर क्या कर दिया, गोली मारकर हत्या नहीं, घायल, सॉरी। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं कि जनवरी 1857 में दमदम में फैला, दमदम पश्चिम बंगाल में, फरवरी 1857 में बहरामपुर में फैला और 29 मार्च 1857 में फैला बैरकपुर में। और ये बैरकपुर का ही एक सिपाही था मंगल पांडे, जो 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। इसको ये बात जब पता चलता है चर्बी वाले कारतूस का कि गाय और सूअर का जो चर्बी लगता है, तो इसने क्या किया, 2 अंग्रेजी जो है सैनिक था उसको गोली मारकर क्या कर दिया, घायल कर दिया। और घायल करके 1857 की क्रांति का जो यहाँ से आग सुलगा दिया। और यहाँ से विद्रोह का शुरुआत करता है मंगल पांडे के द्वारा। लेकिन यदि पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का वास्तविक शुरुआत कहाँ से हुआ, तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि 10 मई 1857 से वास्तविक शुरुआत होता है। वास्तविक शुरुआत कहाँ से, तो मेरठ से। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मेरठ कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो ये सब प्रश्न याद रखना है कि 1857 की क्रांति का आग किसने सुलगाई, तो मंगल पांडे, जो
जो 30वीं रेजिमेंट का सिपाही था, कहाँ के, तो बैरकपुर से। बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे इतना सारा प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया, और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि 10 मई 1857 को वास्तविक शुरुआत किया गया 1857 की क्रांति का। और 11 मई की क्या घटना है, 11 मई 1857 के जो सैनिक लोग क्या है, भारतीय सैनिक लोग कहाँ पहुँचते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं। और 12 मई 1857 को दिल्ली पर क्या करते हैं, अधिकार करते हैं। दिल्ली पर अधिकार किया जाता है सैनिकों के द्वारा। जब मंगल पांडे को सबसे पहले यहाँ पे सैनिकों को भड़कने का कारण क्या था कि मंगल पांडे जब गोली मारे थे सर ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल को ही, हाँ, मंगल पांडे को फांसी दिया गया था 8 अप्रैल को। तो इतना बात आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को क्या किया गया, फांसी का सजा, फांसी दिया गया। किसको दिया गया, तो मंगल पांडे को। मंगल पांडे को फांसी दिया गया। और फांसी देने के दौरान जो है भारतीय जो सेना थे, भारतीय सैनिकों में आक्रोश पैदा हुआ, और यह जो सोचने लगे कि मंगल पांडे जो है कार्य किए हैं वो हमारे हित के लिए किए हैं। तो सभी सैनिकों ने क्या किया, 10 मई 1857 को एकत्रित होकर के इस आंदोलन को, इस क्रांति को एक अच्छा शुरुआत दिए। तो पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का शुरुआत किसने किया, तो मंगल पांडे। लेकिन वास्तविक शुरुआत माना जाए तो कब से, तो 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ, मेरठ से। मेरठ कहाँ पड़ता है, यूपी में। और 11 मई 1857 के सैनिक लोग दिल्ली पहुँचते हैं, और 12 मई 1857 को क्या करते हैं, दिल्ली पर क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं। दिल्ली पर अधिकार करने के साथ साथ उन्हें एक ऐसा व्यक्ति का ज़रूरत था, उन्हें एक ऐसा शासक का ज़रूरत था, भारतीय शासक का, जो उनकी सेना का नेतृत्व कर सके। तो वे लोग जा करके दिल्ली से शासक कर रहा था एक मुग़ल बादशाह आप जानते हैं, जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम लोग जफर भी कहते हैं। तो जा करके बहादुर शाह द्वितीय से दिल्ली में मिलते हैं और इन्हें अपना सर्वकालिक नेता चुनते हैं। सर्वकालिक नेता चुने जाते हैं। सर्वकालिक नेता किसे चुना गया, तो बहादुर शाह द्वितीय को। लेकिन इस प्रश्न में अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व वास्तविक रूप से किसने किया, सेना का नेतृत्व किसने किया, सेना का नेतृत्व किया था बख्त खां। हमेशा कुछ प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बख्त खां। और फिर से एक बार प्रश्न रिपीटेशन करते हैं, 1857 की क्रांति का जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वह कौन था, तो बख्त खां कर रहा था। बख्त खां कौन था, बहादुर शाह द्वितीय का क्या था, सेनापति था, सेनापति। तो इस तरह से 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति का वास्तविक शुरुआत होता है। और कुछ जो प्रश्न बहादुर शाह जफर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये बोला जाएगा कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जो 1857 की क्रांति में भाग लिया, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। अब बहादुर शाह द्वितीय ने सेना का नेतृत्व करने के लिए किसे सौंपा, तो बख्त खां को सौंपा। तो इस तरह से हमारा जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से 1857 की क्रांति से कुछ जो प्रश्न बना था उसको हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग तीसरा वीडियो में देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किए, जैसे में इलाहाबाद से किसने किया, लियाकत अली पटना से किसने किया, लखनऊ से किसने किया, बेगम हजरत महल झांसी से किसने किए। 3 सब प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को अपने हाथों से इस तरह से अपने हाथों से लिखते रहें और पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि फिर दोबारा पढ़े जब भी हम तो आसानीपूर्वक याद हो सके। थैंक यू।